जो अब हम डिस्कस करेंगे अपने सोमैटोट्रोप के बारे में। तो सोमैटोट्रोप जो हमारी सेल हैं वो क्या रिलीज कर रही थी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही थी। और ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, देखिए नाम ही लिखा है इसका ग्रोथ हार्मोन, मतलब इसका काम है बॉडी की ग्रोथ कराना। अब देखो हमें इसका एक एक फंक्शन रटने की जरूरत ही नहीं है, आएगा हम टिक कर लेंगे, ठीक ही करना है तो। अब देखिए अगर ये ग्रोथ कराना चाहता है बॉडी की तो क्या क्या कराना चाहिए इसको। सर बोन का इलोंगेशन कराना चाहिए, बोन का फॉर्मेशन कराना चाहिए, ठीक है। तो बोन का फॉर्मेशन कराना है तो ओस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, वेरी सिंपल। और बोन के अंदर जो प्रोटीन होती है ओसिन प्रोटीन, उसकी सिंथेसिस करवानी पड़ेगी। कार्टिलेज की भी इलोंगेशन कराना पड़ेगा इसको, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्ड्रिन प्रोटीन वहां है तो उसकी सिंथेसिस करवाएगा। सर बॉडी की ग्रोथ करानी है ना तो मसल का इलोंगेशन भी कराना पड़ेगा, और मसल के इलोंगेशन के लिए यानी इसको सर एक्टिन मायोसिन इन सब प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, उसमें हेल्प करेगा, उनको प्रमोट करेगा, मसल की इलोंगेशन करवाएगा। वेरी गुड। एक बात और बताइए, अगर आपकी बॉडी ग्रोथ करानी है, बॉडी ग्रोथ कराने के लिए सर एनर्जी चाहिए, क्योंकि सर बॉडी की जब ग्रोथ हो रही है तो उस टाइम पर हमारी जो सेल है वो हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव है, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत तेज है, बहुत हाई है, तो उसके लिए उनको एनर्जी भी चाहिए। और जब एनर्जी चाहिए और हमारी बॉडी मेन एनर्जी का सोर्स क्या देखती है, जब उसको ग्लाइकोलाइसिस की बात आती है, जब उसको एनर्जी प्रोडक्शन की बात आती है, पूरा देखा आप लोगों ने, पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस देखा आप लोगों ने, तो हम ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं मेनली, तो ग्लूकोज चाहिए। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, इस ग्रोथ हार्मोन का काम होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाकर रखे, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाकर रखे, ताकि हर एक सेल उस ग्लूकोज को यूज कर सके। और अगर हम चाहते हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना तो ग्लाइकोजन को तोड़े कि बनाएं, तो सर ग्लाइकोजन को तोड़िए। और आपको ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो फैट डिपॉजिट कराओगे क्या बॉडी में? बिल्कुल नहीं, फैट जो है डिपॉजिट उसको भी तोड़कर ग्लूकोज बनवाएंगे, ताकि ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज मिले हमें, सही है। तो सर ये फैट को तोड़ेगा, फैट को तोड़ना मतलब लिपिड को तोड़ना, लिपिड को तोड़ना मतलब बोलेंगे लिपोलाइसिस कराएगा। और क्या कराएगा सर, बॉडी ग्रोथ हो रही है ना, बॉडी ग्रोथ हो रही है मतलब प्रोटीन का बनना चाहिए कि प्रोटीन को तोड़ना चाहिए, तो प्रोटीन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है, और प्रोटीन ही तो स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी के। तो सर प्रोटीन बनाएगा मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा, एनाबॉलिज्म कराएगा प्रोटीन का, मतलब अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनवाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो सिंपल सी बात है बच्चे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से हम हर एक हार्मोन के काम को समझ लेंगे, बस अपनी बॉडी के सिस्टम से रिलेट कर दो, चीजें आसान हो जाएंगी आपकी। तो ग्रोथ हार्मोन क्या क्या करने वाला है बताइए, ये ग्रोथ कराएगा बॉडी की, और जब बॉडी ग्रोथ करानी है तो बोन के अंदर ओस्टियोब्लास्ट सेल की माइटोसिस, वहां पर माइटोसिस होगी ताकि नंबर बढ़े उनका, बोन की साइज बढ़े, लेंथ बढ़े, ठीक है। ओसिन प्रोटीन, ठीक है, बोन की जो मेन प्रोटीन है ओसिन प्रोटीन, उनकी उनकी सिंथेसिस करवाएगा। कार्टिलेज का भी इलोंगेशन कराना है तो उसके लिए कॉन्ड्रोब्लास्ट को एक्टिव करना पड़ेगा। कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है कार्टिलेज के अंदर, उसकी सिंथेसिस करवाएगा। मसल्स का इलोंगेशन कराना है तो एक्टिन और मायोसिन की सिंथेसिस करवाएगा। फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराएगा, और फैटी एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाना इसी को बोलते हैं ना ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमारा ये ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को तोड़कर भी क्या करने वाला है, ग्लाइकोजन को तोड़कर हमारा हमें ग्लूकोज बना कर देगा। और क्या कराएगा, लिपोलाइसिस, वेरी गुड, क्यों, फैटी एसिड को तोड़ रहा है मतलब लिपिड को तोड़ रहा है मतलब लिपोलाइसिस कराएगा, ठीक। और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाएगा, मतलब यहाँ पर एनाबॉलिक इफेक्ट जो कर रहा है, और करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, और प्रोटीन को जब फॉर्मेशन होगा प्रोटीन का तभी तो वो प्रोटीन हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में यूज हो पाएंगे, तो ये हमारे यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। और एक अलग तरह से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी धीरे धीरे करके एक एक सारे हार्मोन आप पढ़ लोगे तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन। डायबिटोजेनिक का मतलब हुआ कि इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है। तो बाकी कौन कौन से हार्मोन है वो तो बाद में समझेंगे हम, यहाँ पर एक का नाम तो मैं याद हो ही गया कि ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि डायबिटोजेनिक हार्मोन है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि ग्रोथ हार्मोन इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन, ठीक। इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं अपने हम मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। और अभी हमने देखा बच्चे ह्यूमंस के अंदर जो मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो इल डेवलप्ड होती है, ठीक। और ये ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमंस में बोलते हैं मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड किसके साथ मर्ज हो गई है, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। यानी बाकी जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी जो मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करेगी वही हार्मोन हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर कौन रिलीज करेगा,
तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज करेगी। और स्पेसिफाई अगर कर दें तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर 5 तरह की सेल हैं। उस 5 तरह की सेल में कौन सी सेल है जो कि मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सिक्रेट करेगी ह्यूमंस के अंदर, तो वो है हमारी कॉर्टिकोट्रॉप सेल। ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉप सेल जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की है वही रिलीज करेंगे हमारी मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को। और कौन सा हार्मोन है जो हमारी मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, तो वो आप बोलोगे MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है बच्चे, आपसे बोला जाएगा कि MSH इज रिलीज्ड बाय, तो बोलोगे मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड। इन ह्यूमंस MSH इज रिलीज्ड बाय, तो बोलोगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, तो कौन रिलीज कर रहा है उसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज कर रही है। काम क्या होता है, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर इस MSH का फंक्शन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया। ठीक है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन हमारे अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो इनके अंदर ये जो MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, ये मेटाक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटाक्रोसिस का मतलब क्या हुआ, कलर चेंजिंग प्रोसेस। पता है हमें, एम्फीबियंस जो है, रेप्टाइल्स जो है, वो क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने में कौन हेल्प करता है, ये MSH हेल्प करता है इनको। एक्चुअली बच्चे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं और मेलानिन का सीक्रेशन कराते हैं, और वो मेलानिन जो होता है वो कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस तरह से इनको हेल्प मिल जाती है। ह्यूमन में क्या बोलेंगे, इनका फंक्शन जो है वो अननोन है। बस कर लेते हैं बच्चे, हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी एबनॉर्मलिटीज से क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलेंगे बॉडी में। अगर उसका ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा, कम सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा। ठीक, और उसके बाद हम बात करेंगे अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन के बारे में। ठीक, तो अगर ये हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रेशन हो जाए, मतलब जो नॉर्मल लेवल है उससे अगर कम सिक्रेट हो रहा है, तो क्या देखने को मिलेंगे, क्या इफेक्ट होंगे उससे। तो वो इफेक्ट डिपेंड करेगा कि वो एज क्या है। अगर बच्चे के अंदर कम सिक्रेशन हो जाएगा तो आपको अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। वही अगर आपको एडल्ट में अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाए तो आपको कुछ अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम बच्चे की बात करें, चाइल्ड की बात करें, तो चाइल्ड में अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो ग्रोथ हार्मोन कम तो माइटोसिस कम, माइटोसिस कम तो इलोंगेशन कम। ठीक है, हाथ पैर की जो लंबाई है छोटी हो जाएगी, बच्चा छोटा हो जाएगा। ठीक, उसकी फिजिकल ग्रोथ कैसी होगी, वो साइज के हिसाब से नॉर्मल होगी। देखो बच्चा तो छोटा होगा, लेकिन जितना छोटा बच्चा है उसके हिसाब से उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो नॉर्मल होगी। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। मेंटल ग्रोथ की बात करेंगे वो भी नॉर्मल होगी। क्यों? क्योंकि मेंटल ग्रोथ बच्चे जो मेनली डिपेंड करता है वो थायरोक्सिन पर, और थायरोक्सिन का लेवल इसकी बॉडी में बॉडी के हिसाब से नॉर्मल होगा। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे थायरोक्सिन की कमी होने से क्या होने वाला है, वो भी देखेंगे हम वहां पर। ठीक, सेक्सुअल ग्रोथ की बात करेंगे, वो एबनॉर्मल होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा सही से, तो सेक्सुअल ग्रोथ आपको एबनॉर्मल दिखाई देगी यहाँ पर। अब ये कौन से लोग होते हैं, जो सर्कस के जो ड्वार्फ लोग होते हैं बच्चे, जो सर्कस में जो छोटे लोग होते हैं, जो बावने होते हैं सर्कस के, उनको हम बोलते हैं कि ये आपके हाइपोसिक्रेशन वाले बच्चे हैं, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हुआ है। अब उनको आप दिमाग में रखो और ये सारी चीजें देखो अपने आप समझ में आ जाएगी। फिजिकल ग्रोथ बताइए नॉर्मल होती है, कूदते फांदते उछलते कूदते रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक, मेंटल ग्रोथ क्या है, सबको हंसाते हैं, यानी मेंटल ग्रोथ नॉर्मल है उनकी, मेंटल नॉर्मल है उनका स्टेटस। ठीक, सेक्सुअल ग्रोथ की बात करेंगे वो उनका नॉर्मल होगा, बाकी सारी चीजें नॉर्मल है उनके साथ। तो यही ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। कि बच्चा छोटा तो हुआ है, ड्वार्फ हो गया, लेकिन किसकी वजह से, पिट्यूटरी हार्मोन के कमी की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, और इसको हम एटिलियोसिस भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म को हम एटिलियोसिस भी बोलते हैं। और ये कौन से बच्चे हैं, दे आर द ड्वार्फ ऑफ द सर्कस। सर्कस के जो छोटे बच्चे हैं इसको मिगेट्स बोलते हैं। ठीक, मिगेट्स वो आपके हाइपोसिक्रेशन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन का उनके अंदर हाइपोसिक्रेशन हुआ है। अगर यही एडल्ट में हो जाए, एडल्ट में अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होगा, तो सर बॉडी तो बड़ी हो चुकी है, एडल्ट है, बॉडी बड़ी हो चुकी है, तो छोटे तो हो नहीं जाएंगे दोबारा से। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, जो सेक्सुअल ग्रोथ है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, वो अच्छे से नहीं होगा। और हो सकता है कि वो आदमी स्टेराइल भी हो सकता है कि पर्सन में भी स्टेराइल। इसको बोलते हैं साइमन डिजीज, साइमन डिजीज। तो वही बात आती है हाइपर सिक्रेशन के बारे में। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, ये भी फिर यहाँ पर दो कंडीशन बन जाएगी। अगर बच्चों के अंदर सिक्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, और अगर एडल्ट के अंदर सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। तो अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो एक्सेस इलोंगेशन होगा।
हाथ पैर का लंबाई जो है वो नॉर्मल ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ नॉर्मल से ज्यादा होगी, माइटोसिस नॉर्मल ज्यादा हो रहा है, ठीक। तो फिजिकल ग्रोथ जो होगी वो एबनॉर्मली बहुत ज्यादा होगी, बहुत लंबा चौड़ा पर्सन होगा लेकिन वो फिजिकली वीक होगा, फिजिकली वीक होगा, हाइट बहुत बड़ी है, फिजिकली वीक है वो, इम्यून सिस्टम भी वीक होगा उसका, इसकी वजह से उसको हमेशा कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन डिजीज मिलेगी आपको, ठीक है, उसकी बॉडी में आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, मेंटल ग्रोथ भी वीक होगी, सेक्सुअल ग्रोथ वीक होगी, हर तरह से वीक हो रहा है पर्सन, लेकिन बॉडी बहुत बड़ी होगी। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप? तो अगर आप कभी सर्कस गए हो छोटे में, तो सर्कस में कुछ लोगों को लेकर आते हैं वो लोग, वो टिकट रख देते हैं 10 रुपए 5 रुपए, उनकी बॉडी देखो, ये लंबे चौड़े आदमी रहते हैं, उनके पैरों में खपच्चे बांधे रहते हैं, उनसे वो खड़े रहते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते वो खुद से, वो मतलब फिजिकल ग्रोथ वीक है। और मेंटल ग्रोथ तो इतनी वीक होती है कोई अगल बगल नहीं जाता, दूसरे देखते हैं उनको, जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और इन्फेक्शन जो दिखेगा आपको अलग अलग जगह, फोड़े फुसी, उनको पूरी बॉडी में अलग अलग इन्फेक्शन, बहुत भद्दे से दिखते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये हो गया, वही है वो हाइपर सिक्रीशन, चाइल्डहुड में हाइपर सिक्रीशन हो गया उनका ग्रोथ हार्मोन का, ठीक। और दिस कंडीशन इज कॉल्ड जाइगेंटिज्म, ठीक है, जाइगेंटिज्म यही है, अगर चाइल्ड के अंदर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड जाइगेंटिज्म। दूसरा है एडल्ट में, अगर एडल्ट में हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? एडल्ट में हाइपर सिक्रीशन होने की वजह से कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स दिखेंगे आप, क्या मिलेगा? तो जॉ की प्रोट्रूडिंग मिलेगी, जॉ जो है ना प्रोट्रूड कर जाएगा, एक्सेस लेंथ, लिम्स की लेंथ एक्सेस हो जाएगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोमेगेली। इसका एग्जांपल क्या है? खली, खली का बॉडी देखिए, जॉ आगे की तरफ प्रोट्रूडेड है, हाथ पैर ज्यादा लंबे हैं उसके, है ना? तो दैट इज ये एडल्ट वाले। एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगेली, और अगर बच्चों में हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। तो हम डिस्कस करेंगे बच्चों में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। और अभी हमने देखा था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डायरेक्ट हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, इन्फंडिबुलम स्टार्ट है जो उसको होल्ड कर रहे हैं। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स आपको मिलेंगे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपका एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों ही हार्मोन जो है बच्चे, इनका फॉर्मेशन, इनकी सिंथेसिस वो तो हो रही है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर, और एक्सॉन के थ्रू इनको भेज दिया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पार्शियल स्टोरेज होता है और वहां से फिर उनको सिक्रेट कर दिया जाता है, जैसे जरूरत पड़ी वहां से बाहर आके निकल गए, वहां से निकल लिए ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाएगा इनको, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो इट्स हार्मोन, इनके जो हार्मोन है दे आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड पार्शियल स्टोरेज, ठीक है, फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब वहीं से आए रखे बाहर निकाल दिए, यही है पार्शियल स्टोरेज, ठीक। अगर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पार्शियल स्टोरेज होगा इनका, और कौन कौन से हमारे हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन है और एडीएच है। और ऑक्सीटोसिन जो है ये कौन से ये जिस न्यूरॉन से आ रही है इसको हमने बोल दिया न्यूरो हाइपोफाइसिन फर्स्ट, और एडीएच किससे आ रहा है? न्यूरो हाइपोफाइसिन सेकंड से, ठीक है। कहां पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला आपसे। अब आइए, अब एक ही करके इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको दोनों चीजें कहीं ना कहीं पढ़ाई की हैं। जब मैंने आपको वहां पर ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ाया था, ब्रेस्ट के बारे में पढ़ा था हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहां पर हमने ऑक्सीटोसिन पढ़ा था, किस तरीके से ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करा रहा है? मिल्क का इजेक्शन कराता है, मिल्क के इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन था। और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड के बर्थ के टाइम, पार्चुरेशन के टाइम पर ऑक्सीटोसिन ही मेन था, जो कि मायोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन कराता है और बेबी की डिलीवरी करा रहा है। सब कुछ डिस्कस किया हुआ हमने, थोड़ा बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं और एडीएच का काम हमने एस्क्रीटरी सिस्टम में देखा है बच्चे। एस्क्रीटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया था किस तरीके से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो कहां पर एक्ट करता है? डीसीटी पर एक्ट करता है, और वहां से पानी का एब्जॉर्प्शन कराता है। देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में, देखिए। तो जो हमारा एडीएच है, अगर एडीएच की बात करें तो एडीएच कहां बनता है? तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, किसकी है ये? हाइपोथैलेमस की। वेरी गुड। हाइपोथैलेमस की जो हमारी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, उस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में इसका फॉर्मेशन होगा एडीएच का, और वहां से बनने के बाद इसको एक्सॉन के थ्रू ये देखिए एक्सॉन के थ्रू भेज दिया जाएगा कहां पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पार्शियल स्टोरेज हो रहा है, और यहां से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा कहां पे? ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देंगे एडीएच को, और ब्लड स्ट्रीम में छोड़ने के बाद ये कहां जाएगा? किडनी पर जाकर एक्ट करता है नेफ्रॉन पे, किडनी की नेफ्रॉन पे। और नेफ्रॉन पे भी कहां पे? तो मेन आपके डीसीटी पर जाकर एक्ट कर रहा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देखा हुआ आपने। और वहां पर जाके क्या करता है? नेफ्रॉन पर एक्ट करके क्या करेगा ये? तो नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन की जो सेल्स है
उन सेल्स पर होते हैं क्या, एक्वापोरिन्स, उन एक्वापोरिन्स का फॉस्फोराइलेशन करा देगा। तो एडीएच जाकर बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर्स पे एंड कॉजेस द फॉस्फोराइलेशन ऑफ एक्वापोरिन। और जब उन एक्वापोरिन्स, वो आपकी जो डीसीटी है, ये देखिए हमारी जो डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ये डीसीटी के जो आपके जो एक्वापोरिन है, इनका जो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो क्या कराएगा ये, इसकी वजह से पानी का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी जो डीसीटी का पानी है उसको खींच खींच के कहां डालना शुरू कर देंगे, ब्लड स्ट्रीम में डालना शुरू कर देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चे, यहाँ का पानी खींच खींच के ब्लड स्ट्रीम में डालना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस यूरिन का जो पानी है, यूरिन का जो पानी है वो तो कम हो गया, यूरिन का पानी कम होने की वजह से यूरिन कम बनेगा, ठीक है, यूरिन कम बनेगा, यूरिनेशन कम होगा। लेकिन ये पानी खींच के कहां डाल दिया हमने, इस पानी को खींच के डाल दिया हम लोगों ने ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया तो ब्लड स्ट्रीम का वॉल्यूम तो बढ़ गया ना बच्चे, ब्लड स्ट्रीम में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी और यूरिनेशन कम होगा। ये काम हमारे एडीएच का। अब इस पे क्वेश्चन आता है एडीएच कब बनेगा, कब सिक्रेट होगा। देखिए हमेशा तो सिक्रेट होने वाला नहीं है, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब सुपराऑप्टिक न्यूक्लिया में इसको बनाया जाएगा, भेजा जाएगा एक्सोन से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, वहां से रिलीज कर देंगे ब्लड में, लेकिन जरूरत पड़ेगी तब। अब जरूरत कब पड़ेगी आपसे पूछा जाता है, अब बताओ कब जरूरत पड़ेगी, गर्मी के दिनों में ज्यादा कि ठंडी दिनों में ज्यादा। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि हमने एक बार डिस्कस कर लिया है। अगर ठंडी की बात करें तो ठंडी के दिनों में हमें क्यों बार बार यूरिनेशन होता है, क्यों बार बार हमें यूरिनेशन जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, क्योंकि ठंडी के दिनों में पसीना कम हो रहा है, और पसीना कम हो रहा है मतलब बॉडी से ब्लड लॉस कम हो रहा है, सॉरी बॉडी से फ्लूइड का लॉस कम हो रहा है, और बॉडी से फ्लूइड का लॉस कम हो रहा है मतलब हमारे बॉडी में फ्लूइड अच्छा खासा अमाउंट में, और बॉडी के ब्लड में जब फ्लूइड का अमाउंट ज्यादा होगा तो ऐसा ब्लड जब पहुंचेगा हमारे हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस के जो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर जो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं, वो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। वो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऑस्मो रिसेप्टर तब एक्टिवेट होते हैं जब ब्लड में फ्लूइड का अमाउंट कम होता है। जब ब्लड में फ्लूइड कम होगा तो सोल्यूट बढ़ जाएंगे, सोल्यूट बढ़ जाएंगे, तो ऐसा ब्लड जिसमें सोल्यूट ज्यादा है फ्लूइड कम है, वो ब्लड जब पास करता है हमारे हाइपोथैलेमस से तो वहां के ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करते हैं, वो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को बोलते हैं भैया एडीएच का सिक्रेशन करो, क्योंकि ब्लड में फ्लूइड कम हो गया है, ब्लड में फ्लूइड बढ़ाना है, तो ये एडीएच सिक्रेट करता है, और एडीएच जाकर एक्ट करता है वहां पर नेफ्रॉन पे, और वहां से क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब कराता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड में फ्लूइड बढ़ जाता है, तो फिर ये ऑस्मोलैरिटी जो है, ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ये नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल होने के बाद फिर ये सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई कहती है नहीं एडीएच का सिक्रेशन बंद कर दो, क्योंकि अब हमारा जो ब्लड है, ब्लड में फ्लूइड का अमाउंट सही है, नॉर्मल अमाउंट है, अब हमें एडीएच नहीं चाहिए, ब्लड में फ्लूइड नहीं बढ़ाना है। तो जब ठंडी दिनों में क्या हो रहा है, ठंडी दिनों में पसीना ज्यादा हो नहीं रहा, पसीना ज्यादा नहीं हो रहा मतलब कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है, फ्लूइड ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, फ्लूइड ज्यादा लॉस नहीं हो रहा मतलब क्या, अब वो जो ब्लड है उसकी ओस्मोलैरिटी ज्यादा नहीं है, नॉर्मल ब्लड है, वो नॉर्मल ब्लड जब हाइपोथैलेमस से जाएगा तो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लिया या फिर वहां के जो ऑस्मो रिसेप्टर हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, और जब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे हाइपोथैलेमस में तो सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को मैसेज नहीं दिया जाएगा, एडीएच का सिक्रेशन नहीं होगा। एडीएच का सिक्रेशन नहीं होगा तो हमारे नेफ्रॉन से पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन पास करेंगे हम, ठीक है, इसीलिए ठंडी में ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है। गर्मियों में पसीना ज्यादा हो रहा है, पसीना ज्यादा हो रहा है मतलब कि बॉडी से फ्लूइड का लॉस ज्यादा हो रहा है, और बॉडी से फ्लूइड का लॉस ज्यादा हो रहा है मतलब कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का वॉल्यूम है, फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो चुका है, क्योंकि लॉस ज्यादा हो रहा है तो बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया है, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया है मतलब जब ऐसा ब्लड जिसमें कि फ्लूइड कम है वो ब्लड जब हमारे हाइपोथैलेमस से पास करेगा तो वहां के ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे भैया तुम्हारे में पानी कम है, तो वो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, मैसेज आएगा सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एडीएच सिक्रेट करेगा, एडीएच फिर आपको। अब एडीएच की एब्नॉर्मलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर एडीएच का हाइपोसिक्रेशन होगा, अगर एडीएच का एंटी डायबिटिक हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, सिक्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है सर, डीसीटी से जो पानी निकाला जा रहा था वो पानी नहीं निकल पाएगा, पानी नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूरिन
पास करेंगे, बहुत ज्यादा यूरिन पास करेंगे, और ज्यादा यूरिन जो पास करोगे, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, देखो डायबिटीज में ज्यादा यूरिनेशन होता है, पता हमें यूरिन ज्यादा जाता है आदमी, यूरिनेशन ज्यादा कर रहा है, क्यों कर रहा है वो भी मैं आपको डायबिटीज पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर भी यूरिन ज्यादा निकल रहा है, लेकिन इस कंडीशन को हम अलग नाम दे रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं डायबिटिक इंसिपिडस। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो यूरिन होगा उसमें शुगर नहीं होगा। वहां जो डायबिटीज के पेशेंट में जो यूरिनेशन होता है उसमें शुगर होता है, क्यों होता है अभी डिस्कस कर लेंगे, पता चल जाएगा हमें। लेकिन यहाँ पर जो डायबिटिक, यहाँ पर जो यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है ना, वो यूरिन के अंदर शुगर ज्यादा नहीं है, सोल्यूट नहीं है, शुगर ज्यादा नहीं है, ठीक है, शुगर का लेवल नॉर्मल है, केवल यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि एडीएच की दिक्कत है, और इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस, और इस यूरिन को बोलते हैं टेस्टलेस यूरिन, ठीक है। क्यों टेस्टलेस? वहां से कंपेयर कर रहा है डायबिटिक शुगर वाले से ना, वहां शुगर का लेवल भी अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। और वही अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा बताओ? हाइपर सिक्रीशन होगा मतलब एडीएच बहुत ज्यादा, एडीएच बहुत ज्यादा है तो ज्यादा ज्यादा पानी निकाला जाएगा, ज्यादा ज्यादा पानी निकालेंगे तो क्या दिक्कत आएगी सर? ये जो हमारा यूरिन है, यूरिन में पानी कम हो जाएगा, पानी कम मतलब सोल्यूट ज्यादा, सोल्यूट ज्यादा, सोल्यूट ज्यादा, तो ऐसा जो यूरिन है जिसके अंदर पानी कम होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा, ऐसा यूरिन जब आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट से फ्लो होकर बाहर आएगा ना बच्चे, तो जो यूरिनेशन होगा पेनफुल होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा, पेन होगा यूरिनेशन के समय। पता है सर, पानी कम पीते हैं तो पेन होता है यूरिनेशन के टाइम पर, क्यों? क्योंकि सर एडीएच, पानी आपने कम पिया तो आपकी बॉडी में पानी कम हो गया, बॉडी में पानी कम हो गया तो हमारी बॉडी तो जानती है मेंटेन करना, हमारी बॉडी क्या करेगी, हम जब पानी कम पिएंगे तो हमारी बॉडी को तो पानी नॉर्मल चाहिए, तो वो क्या करेगा, पानी का लॉस कम करा देगा, कहेगा भैया पानी बाहर नहीं निकलने देंगे, तुम लोग पानी पी नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एडीएच का सीक्रेशन कराएगी हमारी बॉडी, हाइपोथैलेमस एडीएच सीक्रेट कराएगा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जो एडीएच आया है वो ये डीसीटी से पूरा पानी निकलवा लेगा, और जब पानी यहां से निकलवा लेगा तो यूरिन जो पास हो रहा है उसमें पानी, उसमें वाटर कम हो गया, उसमें वाटर कम हो गया, और जब बहुत ज्यादा कम पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा एडीएच आएगा तो बहुत ज्यादा पानी निकाल लेगा, बहुत ज्यादा पानी निकल जाएगा मतलब कि पानी बहुत ही कम हो गया यूरिन में, सॉल्यूट ज्यादा हो जाएंगे, तो बोलेंगे यही कंडीशन है पेनफुल यूरिनेशन। हाइपोथैलेमस के अंदर जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, उन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से क्या होगा, आपके ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और वो ऑक्सीटोसिन उसी तरह से आपके एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू चला जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और वहां से फिर रिलीज कर दिया जाएगा उसको ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने के बाद वो, अगर फीमेल की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड पे, यूट्रस पे जाकर ऐड करेगा, मेल के अंदर आपकी जो वॉस डिफरेंस वहां जाकर ऐड करता है, ताकि स्पर्म को उसमें कॉन्ट्रैक्शन करा के वॉस डिफरेंस में स्पर्म को आगे हम मूव करा सके, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या करा रहा है, वो मिल्क इंजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह यूट्रस में पार्चुरेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ओवरऑल अगर फंक्शन देखें तो बोलते हैं ऑक्सीटोसिन जो है मेन चाइल्ड बर्थ हार्मोन बोलते हैं, पूरा पार्चुरेशन में पूरी मैकेनिज्म समझाई मैंने आपको कि कैसे ऑक्सीटोसिन काम करता है, ठीक। मिल्क इंजेक्शन हार्मोन बोलते हैं इसको, इमोशनल हार्मोन बोलते हैं इसको, इमोशन लव एक्सप्रेशन के लिए सब कुछ ये ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल है, लव हार्मोन भी बोलते हैं इसको। अगर हम देखें मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन ही रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए। अब ये मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है देख लेते हैं शॉर्ट में इसको भी। देखिए अब क्या है, जब कोई बेबी बच्चे क्या करेगा, निप्पल है ना, जब वो सक करेगा, निप्पल को जब सक करता है तो क्या होगा, निप्पल के सक करने की वजह से क्या होता है कि निप्पल की जो एरिया है इसके अराउंड जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं आपके, ठीक है, टच रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब बेबी मिल्क सक करता है, निप्पल सक करेगा, तो ये टच रिसेप्टर यहाँ से एक्टिवेट हो जाएंगे, और इन टच रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से सिग्नल पहुंच जाएगा कहाँ पे, हाइपोथैलेमस की पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। और ये टच रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो सिग्नल पहुंच गया हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में जब सिग्नल जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई आपकी एक्टिवेट हो रही है, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रही है, ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम में आएगा, और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्ट करेगा, तो हमें पता है सारी डक्ट के बारे में बताया था मैंने आपको, मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनमें एक्ट करता है, और मायो एपिथेलियल सेल में जब कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो वो फिर मिल्क का रिजेक्शन होगा यहाँ से। इसी तरह देखो ऑक्सीटोसिन, इसी को बोलते हैं इमोशनल लव हार्मोन बोलते हैं। तो अगर फीमेल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में भी मिल्क इंजेक्शन होने लगता है, क्यों, क्योंकि वही ऑक्सीटोसिन ही रेस्पॉन्सिबल है, इमोशनल हार्मोन है वही आपका, तो ड्यूरिंग एक्सेसिव इमोशन के टाइम पर मिल्क इंजेक्शन हो रहा है फीमेल। तो ये सारी चीजें इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस हमने एक चीज देख लिया कि ऑक्सीटोसिन कैसे काम कर रहा है और क्या चीजें।
ठीक है। और यहाँ पर जो हमें ओवरऑल चीजों समझ में आई वो ये समझ में आया बच्चे कि हमारा जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पूरी तरह से हमारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है, डायरेक्ट, वो भी डायरेक्ट कंट्रोल में, ठीक है, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। ये चीज हमें यहाँ पर कंक्लूजन निकल कर आया कि हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में है। और डायरेक्ट कंट्रोल किसके थ्रू हुआ है? थ्रू एक्सोन्स के थ्रू डायरेक्ट कंट्रोल किया जा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस के द्वारा। और हमारी ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, क्या वो हमारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में नहीं है क्या? बिल्कुल कंट्रोल में है सर, बिल्कुल है। देखा भी हमने कि हाइपोथैलेमस से ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हो रहा है, तो वो वहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करा रहा है, वहीं से इलेक्ट्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो वो आपके प्रोलैक्टिन रिलीज करा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। वो भी कंट्रोल में हमारा हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल। ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, नॉट डायरेक्ट कंट्रोल। बल्कि कैसे कंट्रोल हुआ है फिर? तो हमारे हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में पाया जाता है पोर्टल सिस्टम डिस्कस किया हम लोगों ने। 3 तरह के पोर्टल सिस्टम के बारे में बात किया था बच्चे, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम जो हमारा है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो यही है, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में। एग्जांपल ही मैंने लिखवाया था, और हमारी बॉडी में पाया जाता है। और ये हमारा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में हमारा जो पोर्टल सिस्टम है, इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू, इस पोर्टल वेन्स के थ्रू, जो पोर्टल सिस्टम के अंदर क्या होती है? पोर्टल वेन होती है, पोर्टल वेन्स। और इन पोर्टल वेन्स के थ्रू हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस के अंदर जो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर, याद है वो जो रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं, वो इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू, इस पोर्टल वेन के थ्रू कहां भेजे जाते हैं? वो एंटीरियर पिट्यूटरी में भेजे जाते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर उन्हें रिलीज कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। तो ये एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में हाइपोथैलेमस के थ्रू एक्सोनल कनेक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल में थ्रू पोर्टल सिस्टम। क्या देखा हमने कि हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल, ठीक है, ऑफ हाइपोथैलेमस। और वो भी कैसे? वाया एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, न्यूरोहाइपोफाइसिन फर्स्ट, न्यूरोहाइपोफाइसिन सेकंड, देखा भी हमने। वही जब हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, जब हम बात करते हैं, इज अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। बिल्कुल सही बात है, देखा अभी हमने। और वो इनडायरेक्ट कंट्रोल भी कैसे है? वाया पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। करेंगे अपने थायराइड ग्लैंड के बारे में बच्चे। थायराइड ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चे। और अगर ओरिजिन की बात करें तो ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है, इस एंडोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? तो बाइलोब्ड है, देखो 2 लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं दोनों लोब इसके? तो ये लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन पे पाए जाते हैं, लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन पे पाए जाते हैं। और पोजीशन की अगर हम बात करें और स्पेसिफिक करें इसकी, तो ये सिचुएटेड कैसे है बॉडी के अंदर? ठीक है, लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन पर है, सही बात है। सिचुएट ये रखा कैसे हुआ है, सिचुएटेड कैसे है बॉडी में, तो उसको जब देखेंगे हम तो बोलेंगे कि, और इसकी अगर पोजीशन की, लोकेशन की बात करें कि हमारी बॉडी में सिचुएटेड कैसे है, तो ये लैरिंग्स और ट्रैकिया के जंक्शन पर प्रेजेंट तो है, लेकिन सिचुएटेड कैसे अगर देखें, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के लेटरल और वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, लेट्रो वेंट्रली, ठीक है। लेट्रो वेंट्रली मतलब इधर देखिए, इसकी जो दोनों लोब है वो लेटरल साइड में है, और इसके वेंट्रल साइड पे, ठीक है, वेंट्रल साइड पे इन दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए, ये तो ये देखिए ये 2 लोब हैं इसके, ये मेन ग्लैंडुलर पोर्शन होंगे इसके, जो कि बाइलोब्ड है। मेन ग्लैंडुलर जो पोर्शन है हमारे थायराइड ग्लैंड का वो बाइलोब्ड हो गया, और इन दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप, ठीक है, अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लैप जो कि नॉन ग्लैंडुलर है, जो फ्लैप है बच्चे ये नॉन ग्लैंडुलर है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको हम? इस्थमस। इस्थमस क्या है? ये फ्लैप है कनेक्टिव टिश्यू का, और नॉन ग्लैंडुलर होता है, जो कि दोनों आपके जो ग्लैंडुलर लोब है उनको कनेक्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि जो इस्थमस है, जो नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है, कहां पर प्रेजेंट होगा? ये वेंट्रल साइड में होगा कि डॉर्सल साइड में होगा? तो रटने की जरूरत ही नहीं है,
टाई लगाते हैं ना, बोट टाई, टाई कहाँ लगाते हैं, यहीं तो लगाते हो, टाई के पीछे लगाते हो, आगे लगाते हैं टाई, ठीक है। और ये टाई के जैसे है कहीं ना कहीं, इधर देखिए, देखिए टाई के जैसे ही है बीच में, तो वेंट्रल साइड में होगा, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो वेंट्रल साइड में होगा आपका। तो हमारी देख लिया हमने कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है बाइलोब्ड है या फिर एच शेप, एच शेप मतलब देखिए दो लोब हो गए ऐसे बीच में, एच शेप और बाइलोब्ड होता है। रेप्टाइल्स के अंदर एक ही लोब है, ठीक, मैमल्स के अंदर बाइलोब्ड है, बर्ड्स के अंदर बाइलोब्ड है, रेप्टाइल्स में देखेंगे तो एक ही लोब है इसकी। चलिए अब अगर हम इसे थायराइड फॉलिकल, इस थायराइड ग्लैंड की बात करें, इस लोब की बात करें, तो इस लोब का एक मैंने सेक्शन ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर। इस लोब में क्या मिलेगा, थायराइड ग्लैंड का जो लोब है, इस लोब में क्या मिलते हैं हमें, तो फॉलिकल्स मिलते हैं। देखिए फॉलिकल्स मिल रहे हैं जिनको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल। और जो थायराइड फॉलिकल, इन फॉलिकल के अंदर सेल्स हैं, देख रहे हैं सेल्स हैं, सारी सेल्स हैं। ये सेल्स कैसी हैं, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कैसी हैं, तो दे आर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये जो है क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं बच्चे, ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, और ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको मिलेगा फॉलिकल के अंदर, ये देखिए बना हुआ। और बीच में क्या है इसके, बीच में आपके यहां पर खाली जगह रखी हुई है, जिसके अंदर ये फॉलिकल्स, ये जो सेल्स हैं, जो थायराइड फॉलिकल की जो सेल्स हैं, ये सेल्स ही हार्मोन बनाएंगे। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन बनाया जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, और थायरोक्सिन को बनाकर कहां स्टोर करेंगे, इसी फॉलिकल के अंदर स्टोर करेंगे। फॉलिकल में जो बीच में खाली जगह है ना, यहीं स्टोर कर लेंगे इनको। वेरी सिंपल। चलिए और देखते हैं। तो ये जो हमारे थायराइड फॉलिकल की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, देख रहे हैं फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स हमें थायरोक्सिन बनाकर देंगे। और क्या मिलेगा हमें, ये जो थायराइड फॉलिकल हो गई, फॉलिकल के अलावा बाकी क्या है इसके अंदर, तो सर उनका मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रोमा। और ये जो इनका मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा जो है, थायराइड जो लोब है, थायराइड ग्लैंड है, इस ग्लैंड के अंदर क्या है, फॉलिकल है, फॉलिकल के अलावा क्या है, मैट्रिक्स है, ब्लड वेसल्स है, मैट्रिक्स है इसकी, ठीक। और ये मैट्रिक्स कौन बना रहा है, तो कनेक्टिव टिश्यू बनाएगी मैट्रिक्स। और कौन सी कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है यहाँ पर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, पता है हमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगी, इसका मैट्रिक्स बना रही है, ठीक है, मैट्रिक्स बना रही है थायराइड ग्लैंड के लोब्स का। चलिए तो हमें समझ में आ गया, थायराइड फॉलिकल देख लिया, थायराइड फॉलिकल के अंदर ये हमारी फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है। और ये किस नेचर की सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम बना रही हैं। चलिए ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर, इनका स्ट्रोमा हो गया, और इसी स्ट्रोमा में, इसी थायराइड, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के जो लोब्स हैं बच्चे, इनकी जो स्ट्रोमा है, इसी स्ट्रोमा में कुछ और ग्लैंडुलर सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, और वो सेल भी आपको क्या करके देंगी, हॉर्मोन्स बनाकर दे रही हैं। और ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये जो ग्लैंडुलर सेल्स जो कि इस स्ट्रोमा में स्कैटर्ड है, स्ट्रोमा में फैली हुई हैं, उनको हम बोलते हैं पैराफोलिक्यूलर सेल्स। बोल रहे हैं उनको हम पैराफोलिक्यूलर सेल्स। सर बिल्कुल सही नाम दिया सर, ये देखिए ये फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल्स, और उनके अगल बगल पैराफोलिक्यूलर सेल्स। वेरी सिंपल। और ये पैराफोलिकुलर सेल क्या करेंगी, इसके अंदर जो रखी है, ये रिलीज करती है थायरोकैल्सिटोनिन। इन्होंने जो हार्मोन बनाया है वो है थायरोकैल्सिटोनिन। देखिए थायरोक्सिन के बारे में तो बहुत डिटेल में स्टडी करना हमें, एक एक चीज समझनी है कि बॉडी के किस स्ट्रक्चर पे, किस ऑर्गन पे थायरोक्सिन का क्या काम है, ओवरऑल क्या काम है, वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। थायरोकैल्सिटोनिन को यहीं पे निपटा लेते हैं, छोटा सा हार्मोन है, बहुत कम काम है इनके हमारे बॉडी में। तो ये जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज कर रही हैं, और ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। कैसे मेंटेन कर रहा है, तो इस थायरोकैल्सिटोनिन के अलावा अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन। जैसे यहां पर देखो, ये पैराथायरॉइड हार्मोन कौन रिलीज करेगा, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, वो पैराथायरॉइड हार्मोन बनाएंगे। जैसे यहां पर इस्थमस, इस्थमस कहां पर है, वेंट्रल साइड में, वैसे ही ये जो थायराइड लोब है, इन लोब के डोर्सल साइड में, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्या मिलेंगे, हर लोब में दो दो पैराथायरॉइड ग्लैंड मिलेंगे, दो दो पैराथायरॉइड ग्लैंड मिलेंगे, एक लोब में दो, दूसरे लोब में दो, तो टोटल 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है हमारे में। और वो जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है, जो कि थायराइड ग्लैंड की डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, डोर्सल सरफेस पे, इस्थमस वेंट्रल पे, दूसरा डोर्सल पे पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, 4 ही नंबर, हर लोब में दो दो है। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए तो ये जो हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड है, एक ऊपर है, नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, ठीक, इतना ठीक है, नहीं कोई पूछने वाला आपको पोजीशन, बस इतना याद रखो, हर लोब में दो होंगे, और वो रिलीज करेंगे क्या, पैराथॉर्मोन, ठीक है, पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉइड से पीटीएच पैराथॉर्मोन रिलीज होगा, और
वो पैराथॉर्मोन का भी काम क्या है, कैल्शियम लेवल को बॉडी में मेंटेन करना। अब वो क्या करने वाला है और ये क्या करने वाला है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो थायरोकैल्सिटोनिन है, ये हमारी बॉडी में हमारा जो ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, आप ब्लड वेसल बोल दो, आप तो ब्लड स्ट्रीम बोल दो, ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम से कैल्शियम को उठा उठा के, देखो ये हमारी ब्लड स्ट्रीम हो गई और ये बोन मान लो आप, ये ब्लड स्ट्रीम से कैल्शियम को उठा उठा के भरेगा बोन के अंदर, और जब बोन के अंदर कैल्शियम भरा जाएगा तो बोन क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग सॉलिड बोन बनाएगा। ठीक, तो थायरोकैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, ये ब्लड वेसल से कैल्शियम को उठा उठा के कहां भरता है, हमारे बोन में भरता है, जिसकी वजह से बोन कैसी हो जाएंगी, सॉलिड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और जब ब्लड वेसल से कैल्शियम निकाल लिया, मतलब क्या कर दिया इसमें, इन्होंने ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम कर दिया, तो इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया करा रहा है। क्या करा रहा है, थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल कम करा देता है ब्लड वेसल में। कहां भर दिया, ब्लड हमारे बोन में भर दिया। चलिए, तो ये हमारे थायरोकैल्सिटोनिन काम हो गया। पैराथॉर्मोन क्या करेगा, वहीं डिस्कस कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो हमें डिटेल में स्टडी करना है बच्चे, वो हमारा है थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन के फंक्शन के बारे में देखते हैं, क्या काम है इसका। तो अपने थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शंस को देखने से पहले बच्चे थायरोक्सिन का सिंथेसिस कैसे हो रहा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता कि थायरोक्सिन कैसे बना, लेकिन एक बार देख लेते हैं, हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो थायरोक्सिन के फॉर्मेशन बच्चे 3 स्टेप्स आती है, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग। ठीक, ऑक्सीडेशन में क्या किया, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में जो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का जो हमने इंटेक किया है हमारे ब्लड स्ट्रीम में है आयोडाइड की फॉर्म में, उसको पहले I2 में कन्वर्ट किया जाता है, इस स्टेप को बोल दिया ऑक्सीडेशन। फिर ये जो आयोडीन है इसको टायरोसिन से बाइंड कराया जाता है, आयोडीन को टायरोसिन से बाइंड कराना, इस स्टेप को हम बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। एक चीज थोड़ा समझिए यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे जो थायराइड फॉलिकल होते हैं बच्चे ना, ये देखिए थायराइड फॉलिकल हो गया आपका, और ये क्या हमारी, ये हमारी फॉलिकुलर सेल्स हैं जिसको हम थायरोसाइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, थायरोसाइट्स, मतलब कि थायराइड ग्लैंड की सेल्स बोल देंगे थायरोसाइट्स। और ये आपकी जो थायरोसाइट्स हैं, और ये हमारा थायराइड फॉलिकल हो गया। इस फॉलिकल के अंदर यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन होता है, यहाँ पर थायरोग्लोबुलिन स्टोर किया हुआ है। थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है बच्चे, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर, जो कि स्टोर किया गया इस फॉलिकल के अंदर आपने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक, इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर हमें क्या मिलेंगे, एक थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में बच्चे लगभग 123 टायरोसिन रेसिड्यू होते हैं। और ये जो थायरोग्लोबुलिन है बच्चे, इस थायरोग्लोबुलिन देखा हम लोगों ने कि 123 टायरोसिन रेसिड्यू है, और ये थायरोग्लोबुलिन यहाँ पर आपके फॉलिकल में रखा हुआ है। अब ये जो आयोडीन है, इस आयोडीन को हम किससे बाइंड कराते हैं, हम इस टायरोसिन से बाइंड कराते हैं, और वो टायरोसिन जो कि किसके अंदर है, थायरोग्लोबुलिन का जो टायरोसिन है उससे हम बाइंड कराते हैं। कैसे बाइंड हो रहा है, एक मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ बुक का, बस दिमाग में फिट कर लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं आपको।